हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज आगे बढ़े उससे पहले आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या चीफ जस्टिस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जवाब देने की कोशिश करिएगा। अब एक बड़ा अच्छा मीम ट्विटर पर मैंने देखा, टाइप्स ऑफ हेडेक। एक होता है माइग्रेन, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है लिविंग नेक्स्ट टू रशिया। मतलब अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। पहले कुछ वही रशिया यूक्रेन की न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आते हैं आज के सेशन के ऊपर। इंडियन स्टूडेंट्स होस्टेज इन खार्किव से पुतिन। तो ये है पुतिन साहब का कहना, और उनका ये भी कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन होस्टेज को जल्द से जल्द वापस इंडियन भेज दें। इसके अलावा क्वाड मीट्स अमिड टेंशन ओवर यूक्रेन। तो देखिए जो क्वाड है वो आपकी वर्ल्ड की 4 कंट्रीज का मेंबर है, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 2007 में शिंजो आबे साहब ने इसकी शुरुआत रखने की बात करी थी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो अच्छी हुई। बीच में क्वाड जो है उसका रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब वापस से इंडो पैसिफिक में जब चाइना का दबदबा बढ़ने लगा तो क्वाड काइंड ऑफ रिवाइव हो चुका है और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में। तो इंडो पैसिफिक से आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो है इधर आपका ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये इंडो पैसिफिक कहलाता है। इसके बाद जैसे क्वाड है, इसी तरीके की एक संस्थान और है, उसका भी नाम ध्यान रख लो, द 5 आइज। तो 5 आइज जो है ना ये बनाई गई है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिसमें ये लोग एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक न्यूज़ और भी थी यहाँ पे, वो था यूपी वोटर्स टर्न आउट दिस टाइम मैचिंग फिगर्स ऑफ 2017 पोल्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2017 में जो पोल्स हुए थे उस तरीके का आंकड़ा जो है वो इस बार भी देखने को मिला है। तो ये एक न्यूज़ थी छोटी सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के देखिए कुछ एडिटोरियल्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। यहाँ पे इस आर्टिकल को थोड़ा सा देखने की कोशिश किया जाएगा। वाई इज नॉट ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हॉल्टिंग वॉर। बेसिकली देखो कहने की कोशिश क्या करेंगे इस आर्टिकल में, ये भी हम आगे चलो इसको देखते हैं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। फिर है हार्ड टाइम्स फॉर द स्टेट फॉर द यूनियन, फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस इन इथिकल डायलेमाज, नो टेकिंग साइड्स। यहाँ पे फिर रशिया US वाला मसला है, इंडिया वाला मसला है कि अभी देखिए जो वोट हुए हैं, आपको बताया था मैंने पहले, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट हुए थे, फिर UNGC में अभी वोट हुए हैं। भारत ने दोनों में ही अब्सटेन किया है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। और बाकी ऐसा सच कोई खास आर्टिकल है नहीं जो हमें डिस्कस करना है। फिर कुछ न्यूज़ हैं जो हम देखेंगे हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। एक देखिए एडिटोरियल आया है, केयर इन्फॉर्म्ड बाय डेटा। तो ये एक मूवी है ऑर्फन, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये आर्टिकल आया हुआ है। ऑल दो मूवी तो बड़ी हॉरर मूवी है, बट ये आर्टिकल जो है ना बेसिकली देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 के दौरान ना एक संस्थान है जिसने अभी आंकड़ा पब्लिश किया है कि भारत के अंदर करीबन 19 लाख लोग जो हैं, 19 लाख बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए हैं। ये लांसेट करके इंस्टीट्यूशन है जिसने ये अनाउंस किया है, लांसेट, ठीक है। अब क्या है ना, हमारी गवर्नमेंट ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि ये जो आंकड़ा है ना ये फर्जी है। 1.5 से 2 लाख संख्या ऐसी होगी जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, इससे ज़्यादा ये डेटा गलत है। बट लांसेट जो है वो अपने वादों पर टिका हुआ है और वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा है। तो ये तो चलिए एक बात हो गई अलग अलग कहने की, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हाँ काफ़ी सारे लोग ऑर्फन हुए होंगे कोविड-19 के दौरान, और गवर्नमेंट को अब आना चाहिए वर्क पे, और इंस्टेड ऑफ डिनाइंग द फैक्ट कि हाँ ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए, इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, इनको केयर प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यही सब इस एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ है, जो एज सच एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, इसी से रिलेटेड ये वाला आर्टिकल था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई इज नॉट ग्लोबल इनकर करेक्टनेस हॉल्टिंग वॉर। देखो ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी हमको पता है कि बड़ी बड़ी संस्थान बनी हुई हैं, जैसे UN बनी है, फिर आपकी क्वाड बनी है ना। इसी तरीके से G20 बनी है, G8 बनी है, बहुत सारी ऐसे सार्क हो गई, ऐसे मतलब न जाने कितनी ज़्यादा जो हैं आपकी संस्थान है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं कंट्रीज़ के द्वारा। ब्रिक्स हो गई, इसमें क्या होता है कि भैया बहुत सारे कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसका रिलेवेंस कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है?
अब ये देखिए कि इन सब के बावजूद भी वॉर हो रहे हैं। अब जैसे रशिया यूक्रेन का ही क्राइसिस है, ऐसे देखिए ऐसी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जहाँ पे रशिया भी मेंबर होगा, यूक्रेन भी मेंबर होगा, और सभी कंट्रीज आपस में बात भी करती होंगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बात चलती होगी। लेकिन तब भी देखिए अभी ये इस लेवल पे वॉर हुआ, कोई भी कंट्री सामने नहीं आई। और अभी जो सिचुएशन है ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने देखी और मैं आपके साथ शेयर कर, आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि अभी चल क्या रहा है। बड़ी हास्यप्रदक ये वीडियो है, लेकिन मतलब बड़ा अच्छा लगा, और ये पूरी कहानी बयां कर रही है कि क्या हुआ है यूक्रेन के साथ। अगर हम अभी फिलहाल का भी मामला देख लें तो आपको पता है कि किस तरीके से यूएसए ने पहले कहा था नेटो को हम मेंबर बनाएंगे, यूक्रेन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफ़ी सारी धमकी भी दी जा रही थी जब रशिया ने अटैक नहीं किया था। लेकिन जब फाइनली रशिया ने अटैक कर दिया तो यूएसए जो है फिर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। एक देखिए टर्म होती है पैक्स अमेरिकानो, पैक्स अमेरिका जिसको भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देखो, पैक्स अमेरिका ना आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले अमेरिका की पोजीशन होती थी। पैक्स अमेरिका से बेसिकली मतलब ये होता है, या पैक्स किसी भी कंट्री के आगे लगाने से बेसिकली मतलब होता है, पैक्स ब्रिटानो बोलते थे एक जमाने में। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि देखिए उस समय वो कंट्री इतनी पावरफुल होती है ना कि कोई भी कंट्री उसके डर से वॉर नहीं करता है। जैसे कि कभी कोई कंट्री इस लेवल पे पीक पे होती है ना कि जिसकी वजह से वॉर भी नहीं होते हैं। देखो, जब अमेरिका की इतनी चलती थी तो वो किसी भी देश पे उंगली रख देता था, वो देश उसकी बात मानता था। यही एक समय ब्रिटेन का हाल था, जब ब्रिटेन ने सबको कंट्रोल कर रखा था, तो पैक्स ब्रिटानो बोलते हैं उसे, ये पैक्स अमेरिकानो हो गया। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये भी है कि जो अमेरिका की पावर है ना, धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये जो आर्टिकल है, देखो फ्राइडे में लोगों के ओपिनियन निकलते हैं कि क्या जो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका रिलेवेंस कम हो रहा है, और क्या ये सक्षम नहीं हो पा रहे हैं वर्ल्ड के ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, एंड आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ आई है। नॉर्थ कोरिया की क्या न्यूज़ आई है? न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी ट्विटर पे ये फोटो वायरल हो रही है। तो ये देखिए इसी मामले पे है। मामला क्या है, देखिए क्या है ना, यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते थे, लेकिन यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दिए थे। और आज के डेट में ना एक डिबेट यही चल रहा है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे और इसी वजह से रशिया ने उन पर अटैक किया है, जिसके चांसेस हैं। 1998 में जब हमारी परमाणु मूवी आपने देखी होगी, जॉन अब्राहम जिसमें एक्ट करते हैं, काफ़ी सही हद तक उन्होंने कहानी उसमें बयां करने की कोशिश करी है। जब भारत भी न्यूक्लियर अपने तरीकों से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कर रहा था, तो काफ़ी सारे वाले कंट्रीज रोक रहे थे। और ये लोग रोकते इसीलिए हैं कि भैया किसी के पास न्यूक्लियर बम ना रहे और कल को भैया दबा सको। जब से भारत के पास अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सारी चीज़ें हैं, तो देखिए सारे कंट्रीज दबते हैं। अब यूक्रेन के पास ये नहीं था तो रशिया ने हिम्मत करके पहुंच गया। तो ये पूरा मसला है जो सामने आया है। वैसे अभी एक और न्यूज़ है कि जो हमारे किम जोंग साहब हैं, तो ये स्क्विड गेम्स करके एक बड़ा नेटफ्लिक्स पे सीरीज पॉपुलर हो रही है। तो इनके यहाँ पे ना, इनके देश में किसी ने चुपके से इसको लीक किया था, तो भैया उस बंदे को, उस स्टूडेंट को इन्होंने सजा दे दी है। बड़ा अजीब किस्म का ये टीवी सीरीज़ है। कभी जब फ्री टाइम मिले तो देखिएगा, स्क्विड गेम्स करके है, अच्छा है। हमारा जो नॉर्थ कोरिया है, ये आपको पता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री एवर। यहाँ पे आप हेयर कट भी है इनके हिसाब से रखते हैं, जैसा किम जोंग साहब चाहते हैं। यहाँ पे तो हम बड़े बाल कर लेते हैं, छोटे बाल कर लेते हैं, ये सब अलाउ नहीं है। पूरा इनका चलता है, मीडिया इनके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। काइंड ऑफ ये कह सकते हो आप कि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय हिम। क्या लोगों को दिखाना है वो भी ये डिसाइड करते हैं। और वहाँ पे ना एक काइंड ऑफ नरेटिव तैयार किया जाता है। जैसे आप छोटे होते हो, छोटे से बड़े होते जाते हो, तो आपको सिर्फ वही चीज़ फीड करी जाती है बुक्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, कि आपके दिमाग में बस यही सब आता रहे कि किंग इज़ सुप्रीम और आर कंट्री इज़ सुप्रीम। तो ये बाहर क्या हो रहा है वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता है। एक आध डॉक्यूमेंट्री है इसकी, यूट्यूब पे आप देखिएगा, जो नॉर्थ कोरिया से बच के बाहर निकल आए हैं, तो उन्होंने इस तरीके की बातें जो हैं वो कही हैं, मन से मैंने कुछ नहीं कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 1991 में जो है यूक्रेन ने आपका न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप किया था। अब ये बात यही कही जा रही है कि क्या ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, तो लेट्स सी, है ना। इसके बाद तो फ्यूचर बताएगा। नॉट टेकिंग साइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये आर्टिकल जो है इसमें तो पूरा का पूरा इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब राइटर यहाँ पे देखिए, द हिंदू में क्या होता है, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, कोई न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ा एडिटोरियल लिखे जाते हैं। वैसे हिंदू का जो थोड़ा सा एडिटोरियल का तरीका रहता है ना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रो अगेंस्ट द गवर्नमेंट रहता है ना। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस जो है ना, वो मिडल में लाता है, वहाँ पे प्रो भी रहता है, थोड़ा सा फेवर में भी आ जाता है। पर द हिंदू में थोड़ा सा ये मुझे ऐसा फील हुआ है, तो मैंने आपके सामने रखा है। कोई मेरा ओपिनियन नहीं कि गलत है सही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे ना प्रो अगेंस्ट द गवर्नमेंट चलता है।
अब क्या है नॉट टेकिंग साइड्स, ये जो मामला है ना, भारत ने देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट डले हैं, हमने यहाँ पे भी अब्सटेन किया, हमने UNSC में भी अब्सटेन किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने अब्सटेन किया, आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अब्सटेन किया। वोट्स डले हैं टोटल 193 कंट्रीज में से 141 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने फेवर में वोट दे दिया है, और सॉरी अगेंस्ट में वोट दिया है रशिया के। 5 लोगों ने रशिया के फेवर में वोट दिया है और 35 के आसपास लोगों ने वोट ही नहीं दिया, उन्होंने अब्सटेन कर लिया, जिसमें से भारत भी आपका एक है। तो यहाँ पे राइटर जो है ना इस एडिटोरियल में यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत को जो है गलत चीज़ों पे तो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि ठीक है आप अपने फ़ायदे के हिसाब से अगर आपको लगता है कि वो आप बंदा आपके फ़ायदे का है तब भी वो गलत करे जा रहा है तो आप आंख बंद करके बैठे हुए हो। तो इस तरीके की बात यहाँ पे राइटर ने कही है, लेकिन बात यही होती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। गलत सही की बात 1972 में अगर रशिया आपके साथ खड़ा नहीं होता तो गलत सही सारे का सारा धरा रह जाता। रशिया आपको बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट देता है, देना बंद कर दे तो फिर धरा का धरा चीज़ें रह जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग है। और जहाँ तक बात करते हैं यूक्रेन की, तो उसने इंटरनेशनल मुद्दों में भारत का कभी साथ नहीं दिया है। इवन पाकिस्तान को वो जो हैं काफ़ी सारा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जान लो। 193 मेंबर्स हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो UN जब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कि वहाँ पे रशिया ने वीटो पावर का यूज़ करके वोट को रुकवा दिया था, लेकिन UNGC के अंदर इन 5 कंट्रीज़ के पास भी ये पावर नहीं होती है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे डोंट हैव द पावर ऑफ वीटो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिसीजन टू टेक बाय वोटिंग जो है ये सिंपल होता है, लेकिन ये जो वीटो पावर का सिस्टम है ना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चलता है। सब एक ही उसी के पार्ट हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ना आप ये वीटो पावर का यूज़ करके वोट रुकवा सकते हो, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आप ये नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्रेसिडेंट हेड करते हैं उसके, जो कि 1 साल की टर्म के लिए बनाए जाते हैं। करंट प्रेसिडेंट का नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लैट 2022 का क्रैश कोर्स चाहिए, क्लैट 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चाहिए, क्लैट एलिट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करनी है एंड स्टोर सेक्शन में जाना है, कोर्स को परचेस कर लेना है। बाकी कोर्सेज भी आप हमारे इस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि क्लैट PG LLM का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इस साल का, क्लैट LLM 2023 का हमारा बैच चल रहा है, क्लैट LLM के मॉक्स, एलिट LLM का बैच, एलिट LLM के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा DU LLB का हमारा 2022 का बैच चल रहा है, 2023 का बैच चल रहा है। करंट अफेयर बूस्टर आप हमारा परचेस कर सकते हैं। DU LLB के मॉक टेस्ट आप हमसे ले सकते हैं। NLS सेट का हमारा 2022 का बैच चल रहा है, 2023 का बैच चल रहा है, इसका मॉक चल रहा है। तो इन कोर्सेज में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगला आर्टिकल आया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द कैपिटल। बहुत दिन से ये 3 कैपिटल मॉडल मसले में था, फाइनली इस पे एक डिसीजन आ गया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ना, वो 3 कैपिटल मॉडल नहीं ला सकती है। क्या है ये 3 कैपिटल मॉडल, कहाँ से ये आया? देखिए ये आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे पहले क्या होता था कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बने तो हैदराबाद को जो है ना 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल बनाया गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से कहा गया कि 10 साल के अंदर जो है आप उस समय तक नई कैपिटल अपनी बना लो। 10 साल के अंदर अंदर, पहले ही बना सकते हो, बाद में ही बना सकते हो। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अमरावती को डिसाइड किया था कि हम कैपिटल बनाएंगे, और उन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जब नई सरकार आई थी तब इनको लगा कि भैया ये तो सारा का सारा नाम इन वाली सरकार का हो जाएगा कि उन्होंने इतना अच्छा शहर डेवलप किया। तो वो एक नया सिस्टम लाते हैं कि नहीं हम तो 3 कैपिटल मॉडल लाएंगे, हमें हमारे राज्य के अंदर 3 कैपिटल चाहिए, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 कैपिटल चाहिए। 3 कैपिटल वैसे देखो खराब तरीका नहीं होता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि अगर आप सोचो जब 3 कैपिटल रहती है ना तो पावर डिसेंट्रलाइज रहती है, यहाँ पे नहीं रहती, यहाँ भी रहेगी, इधर भी पावर है, इधर भी पावर है, तो डेवलपमेंट जो है ना वो 3 मेट्रो सिटीज के आसपास अच्छा खासा होगा। तो ये एक फायदे का सौदा होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपने कोई कैपिटल ऑलरेडी डिसाइड नहीं करी होती और ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बनवा दी होती। जैसे कि अमरावती के अंदर जब पुरानी सरकार थी तो उसने हाई कोर्ट की बिल्डिंग, वहाँ पे लेजिस्लेटिव ऑफिसेज और एग्जीक्यूटिव ऑफिस सब कुछ बना दिया था। तो जब सब कुछ बन चुका था तो अब वही पैसा विशाखापट्टनम में लगाना, वही पैसा कुर्नूल में लगाना क्या मतलब है? तो इसके चलते हुए अभी हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया आप जो है ये 3 कैपिटल नहीं लाओ, अमरावती को आगे बढ़ाओ। अमरावती जो है, जो इन्होंने अनाउंस किया था 3 कैपिटल, उसमें ये कहा था कि अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है
विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल बनेगा जुडिशियल कैपिटल। ये कहाँ से प्रेरित हुए थे? तो देखिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल बताओ, प्रिटोरिया, ब्लोमेफोंटीन और तीसरा बताओ जोहानिसबर्ग या केप टाउन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 3 कैपिटल की नीड क्यों है। तो मैंने आपको बताया BN श्री कृष्णा कमेटी जो थी, इन्होंने रिकमेंड किया था, इस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा। GN राव कमेटी के द्वारा भी यहाँ पे इसको रिकमेंड किया गया था। लेकिन ये सब चीजें तब है ना जब देश में स्टार्टिंग में हो। इवन लोग इंडिया के लिए कहते हैं कि देखो इंडिया में 3 कैपिटल हो जाएगी तो थोड़ा पावर सेंट्रलाइज रहेगा। जैसे चलो ये अपना प्यारा भारत है, मैप के लिए माफ करिएगा, मैं बहुत लाइट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 कैपिटल इधर, 1 कैपिटल सेंटर में, 1 कैपिटल साउथ साइड में। तो इससे क्या होगा ना कि पावर डिसेंट्रलाइज रहती है। तो ये एक लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी, मैंने आपके सामने रख दी है। भारत के और कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे मल्टीपल कैपिटल है? तो महाराष्ट्र हैज 2 कैपिटल्स, मुंबई एंड नागपुर। और हिमाचल प्रदेश जो है इट हैज़ ऑल्सो 2 कैपिटल्स, शिमला एंड धर्मशाला। जम्मू एंड कश्मीर जो पुराना स्टेट था हमारे देश का, अब यूटी है, इसमें श्रीनगर एंड जम्मू होती थी। अभी एक और नया स्टेट बना है जहाँ पे 2 कैपिटल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बना नहीं है, मतलब स्टेट तो पुराना है, पर इन्होंने 2 कैपिटल जो है वो अनाउंस करी थी। तो लेट्स सी आप में से कितने लोग उसका जवाब सही दे पाते हैं। इसके बाद है विल इम्प्लीमेंट मेकादतु प्रोजेक्ट। ये एक पॉलिटिकल रैली थी, उसमें ऐसा बोला गया था। लेकिन मेकादतु प्रोजेक्ट होता क्या है, ये बहुत न्यूज़ में आता है। तो ये पहले आप देखो, ये बेंगलोर के आसपास के एरिया के लिए मेकादतु प्रोजेक्ट की बात होती थी। आप यहाँ मैप से देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बात हो रही थी मेकादतु प्रोजेक्ट बनाने की। बेसिकली मसला क्या है ना, सिंपल मैं लैंग्वेज में कहूँ तो इसको यहाँ पे डैम बना के पानी रोक के सप्लाई करने की बात थी बेंगलोर के एरिया में पानी पीने के लिए। तमिलनाडु को ये दिक्कत है कि भैया इतना सारा पानी स्टोर कर लोगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो यही पूरा मसला है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। अब क्या है पूरा एक्चुअल फिगर्स तो वो भी देख लो कि प्रोजेक्ट जो था वो एम करता था स्टोर एंड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। मैंने डैम गलत बोल दिया थोड़ा सा जल्दी में, स्टोर करने की बात है। स्टोर एंड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ बेंगलोर सिटी। अराउंड 4 मेगावाट्स ऑफ पावर इज ऑल्सो प्रपोज टू बी जनरेटेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये सारी बातें यहाँ पे करी गई थी करने को, लेकिन आपके जो तमिलनाडु है उनको दिक्कत है कि इससे जो है ज़्यादा पानी रुकेगा और फिर हम तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, जो कि गलत है। और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है मेकादतु प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एंड ये कावेरी नदी के तट पे बनाने की बात है। इसके बाद है आर्मी ऑपरेशन गोइंग एज प्लान। पुतिन साहब ने कहा है कि हमारी आर्मी जो है वो सही चल रही है। ऑल्दो ये वॉर 8-9 दिन घिस गया है, जबकि लोग कह रहे हैं कि रशिया को इतना लग नहीं रहा था, लेकिन अभी रशिया जो कह रही है कि भैया हमारी आर्मी सही तरीके से काम कर रही है। इसके बाद चाइना डिनाइज आस्किंग मॉस्को टू डिले इन्वेजन। चाइना पे आरोप लग रहे थे कि आपने मॉस्को से कहा था, रशिया से कहा था कि थोड़ा समय और लेने के बाद इन्वेट करो, तो ऐसा चीज़ वो मना कर रहे हैं। इसके बाद है बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट ऑन होल्ड। तो जैसे कि सब लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, तो उसी में आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी पहुंच गया है, जो कि क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा लेन देन का काम करती होगी, नाम से समझ में आ रहा है। हेडक्वार्टर इसका गाइस बीजिंग में है। 2016 में ये आई थी। मेंबरशिप जो है 100 कंट्रीज से ऊपर की इसमें है। तो इन्होंने जो है मना कर दिया है कि भैया कुछ समय के लिए हम होल्ड पे लगा रहे हैं, हम इस काम को, प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स कंट्रीब्यूटेड 68,000 करोड़ टू इकोनॉमी इन 2020। इसमें ना इंस्टाग्राम रील वाले भी लिख देने चाहिए। आजकल हर तीसरा बंदा जो है इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, सॉरी हाँ मतलब है, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो यूट्यूब क्रिएटर्स कंट्रीब्यूटेड 68,000 करोड़ टू इकोनॉमी इन 2020। तो ये एक सामने आंकड़ा आया है। अभी इंस्टाग्राम वालों का जोड़ देंगे तब तो भाई और ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। ये आपसे क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे हमने रशिया यूक्रेन की कुछ न्यूज़ देखी, यहाँ पे क्वाड के बारे में जाना, क्वाड का मामला इससे रिलेट करके देखा, कुछ एडिटोरियल्स देखे जो हमारे न्यूज़ में आज आए हुए हैं। यहाँ पे हमने पुतिन साहब याद आ रहा है, सिनोनिमस ही हैं इनके, किम जोंग साहब के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा सा ही जाना कि न्यूक्लियर वेपन्स को देना थोड़ा सा नुकसानदायी भी हो सकता है, और कैसे यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन दिया था जिसकी वजह से अब उसको प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का 3 कैपिटल वाला मामला पढ़ा, हाईकोर्ट का फैसला आया इसके ऊपर, वो देखा, मेकादतु प्रोजेक्ट के बारे में देखा, एंड थोड़ा सा न्यूज़ देखी कुछ, एंड दैट्स इट।
तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।